स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक ना, महत्वपूर्ण हेडिंग आपको कौन कौन सी याद रखनी है। तो इसमें आपको जानना है और याद रखना है सबसे अच्छे तरीके से कि अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, ठीक ना, उसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। बस एक याद रखिए, तो दूसरा इसका अपोजिट होता है, यानी उत्तल की क्या होगी, प्लस होगी। ठीक ना। दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला होता है -v/u I/o। वहीं लेंस के लिए होता है v/u प्लस होता है। ठीक ना, ध्यान रखना है कि दर्पण के आवर्धन में माइनस होता है, लेंस के आवर्धन में प्लस होता है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, दो उपयोग आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद अपवर्तन का नियम और स्नेल का नियम जो है sin i/sin r बराबर 1/2। ठीक ना, यहाँ पर लिखे हैं sin i/sin r बराबर 1/2। इसमें क्या रिलेशन होता है, n2/n1, या ये बराबर होता है v1/v2 के, या λ1/λ2, n बराबर c/v। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्रांति कोण और पूर्व आंतरिक परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का पार्ट 2 हम बना रहे हैं। पार्ट 2 में, इस वीडियो में हम पार्ट 2 से के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सब आपको बताएंगे। धैर्य बनाए रहिए। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन होता है n बराबर 1/sin c। ठीक है। लेंस के लिए आवर्धन, तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, ऊपर भी हम बताएं, यहाँ भी बता दिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक ना, इसे देखिए, यहाँ से जो है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, 1/a बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का, लेकिन इसे आप याद रखिएगा। इस पर प्रश्न भी आते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद लेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि संपर्क में रखे लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, जो फार्मूला होता है ना कि 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, तो उसका डेरिवेशन। ठीक है, और सवाल तो हम कराएंगे, सवाल बहुत आसान होते हैं सब उस पर। इसके बाद है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है sin a + Δm/2 sin a/2। बहुत, अगर 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है तो इस पर आ जाता है कि Δm बराबर 2i - a। विचलन कोण और आपतन कोण और प्रिज्म कोण में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, आप जो है अनसॉल्व पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा करके देखें तो ये आपको मिल जाएगा, आया हुआ प्रश्न है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विवर्तन में यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग से जो है कि दीप्त और अद्युत फ्रिंज की दूरी निकालना है, जिसमें परिणामी तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi होता है। मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात होता है A1 + A2 बटा में A1 - A2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामितीय व्यवस्था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विवर्तन में यही बहुत इम्पोर्टेंट है, एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से चौड़ाई निकालना रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद जो है आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो उतना नहीं मायने रखता है, इसमें कार्यफलन का जो फार्मूला होता है W बराबर h न्यू, उसे याद रखना है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण,
हाफ एम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसकी स्थापना ये बहुत बार पूछता है। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो ई बराबर डब्ल्यू प्लस के उस पर आते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण है। बार बार पूछता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, आता है। इसके बाद आ जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें देखिए ये तो हम लिख दिए हैं, ये बहुत छोटी छोटी हेडिंग है तो इन्हें भी आप याद रखिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कैसे किया था, फिर रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, और उसके बाद बोहर अपने परमाणु मॉडल में क्या दिए, ठीक ना। तो ये 3 मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जिस कक्षा की भी ऊर्जा पूछे उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, जैसे लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। 5 श्रेणियाँ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक ना। उस पर जिसमें ये फार्मूला 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन जो है n2 बराबर 2 से n1 बराबर 1 में, यानी 2 से अगर 1 में संक्रमण करता है तो लाइमन श्रेणी मिलती है। फिर इसके बाद जो है कि अगर 2 में संक्रमण करेगा तो बामर श्रेणी, 3 में आएगा तो पास्टन श्रेणी, ऐसे तो 5 श्रेणियों को जो है याद रखना है। रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। नाभिक की त्रिज्या किससे व्यक्त की जाती है, तो r बराबर r0 a की पावर 1/3। अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व तो उसकी द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से त्रिज्या r मान करके आयतन निकाल लेते हैं और फिर उसका द्रव्यमान m मान करके घनत्व निकाल लेते हैं द्रव्यमान बटे आयतन से। तो नाभिक की त्रिज्या, ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें से एक आध 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपका परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक जो होता है वह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या ये जो होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इसमें नाभिक में सबसे महत्वपूर्ण यही है। और उसके बाद जो है कहता है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक ये याद रखने हैं कि जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। फिर जिसका भार बराबर हो उसे संभारिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके बाद ये इसमें बहुत जो है महत्वपूर्ण हेडिंग है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 AMU। तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे निकलती है, इसका डेरिवेशन जो है आपको सीरीज में नोट्स में मिल जाएगा, उसे आप ध्यान से तैयार कर लीजिए। इसके बाद युग्म उत्पादन और युग्म विनाश नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्या होता है। और इसके बाद बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसे भी याद रखिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये 2 चीज़ें। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में इक्वेशन समीकरण आता है और बस एक आध नंबर में पूछता है कि इसमें से बताइए कौन नाभिकीय विखंडन की क्रिया दर्शा रहा है या कौन नाभिकीय संलयन की क्रिया को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आइए पीएन संधि डायोड अर्धचालक में। तो पहले आपको इसमें याद रखना है कि पीएन संधि कैसे बनती है, ठीक है, पीएन संधि कैसे बनती है। उसके बाद पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक, यानी कि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक कैसे काम करती है। तो अग्रदिशिक याद रखना है, पश्चदिशिक उतना नहीं मायने रखता है, पश्चदिशिक से नहीं उतना सवाल आता है। अग्रदिशिक कब होती है ये, और अग्रदिशिक का प्रयोग जो है हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों हेडिंग है तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में तथा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये आपके पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है और सिलेबस भी जो है कि हर साल कम ही हो रहा है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो पार्ट 2 से जो है ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, हेडिंग, डेरिवेशन, इन्हें आप कंप्लीटली जो है तैयार कर लीजिए। जितनी चीज़ें हम आपको बताएं एक एक चीज़ आप जो है डेली दो हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग आप डेली तैयार करिए ताकि जो है एग्ज़ाम के समय तक आपको पूरा एकदम कंप्लीट रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको लेकर के आएंगे पार्ट 1 के लिए कि पार्ट 1 में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ये दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।